वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अपने सुझाव दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पिछले 2 दिनों से या 2 क्लासेस से बायो-सेवर्ट नियम को पढ़ रहे हैं। पहले हमने बायो-सेवर्ट नियम पढ़ा था, फिर हमने बायो-सेवर्ट नियम के कारण कुंडली के किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, और आज हम इसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से। तो आपको पता होगा कि बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया था जिसमें किसी भी कर्व कंडक्टर को अगर हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दें और एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें, और फिर सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को जोड़ दें, तो हमें उस बिंदु पर दिए गए कंडक्टर का या चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये हमारे पास एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है और इसमें I मैग्नीट्यूड की धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली के कारण हमें यहाँ P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम बायो-सेवर्ट नियम को यूज करने जा रहे हैं, और बायो-सेवर्ट नियम में हम कंडक्टर को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्या किया हमने, इस कुंडली को सिंप्लिसिटी के लिए पहले 2 अल्पांशों में विभक्त कर लिया, एक डीएल अल्पांश और ये डीएल अल्पांश, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा, इनके कौन कौन से कंपोनेंट, इन अल्पांशों के चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से घटक इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और कौन से कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो आइए लेट्स कंटिन्यू। तो ये हमारे पास कुंडली है और कुंडली के केंद्र से x दूरी पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण बिंदु है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहां ज्ञात करना है। ठीक है, और हमने dl और p के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, क्योंकि जो हमारे पास ये दूरी x है और ये दूरी हमारे पास r है जिसे हम त्रिज्या कह रहे हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से r इक्वल टू निकाल, r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, या कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और पूरे का वर्गमूल या पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहां हमने पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से r की वैल्यू फाइंड कर ली, और r क्या है, dl और p के बीच की दूरी। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस लाइन के हमेशा नॉर्मल होता है। कौन सी लाइन, जो dl को और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p को मिलाएगी। तो कौन सी लाइन मिला रही है, ये लाइन मिला रही है, d और p को ये मिला रही है। तो यहां पर db क्या होगा, वो इसके नॉर्मल होगा। तो यहां पर देखिए ये हमने नॉर्मल डाल दिया, तो ये हो गया db इस अल्पांश के कारण। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ होगा या फिर ये ऐसे नीचे भी तो सकता था, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, तो नॉर्मल हमने ऊपर ही क्यों ड्रॉ किया, ऐसे क्यों नहीं किया नीचे की तरफ। तो इसके लिए हमने देख लें कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या करें, हम राइट हैंड पाम रूल लगा लें। तो हमारे पास जो कुंडली है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और ऐसे क्या रखा है, यहां पर ऐसे ही इसमें करंट प्रवाहित हो रही है। तो क्या करें, हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर लें और इस लाइन के अलोंग हथेली को रखें ऐसे, या पॉइंट पी की तरफ क्या करें, हम उंगलियों कर दें, तो ऐसे ही आएगा स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे। ठीक है, और ये जो मार्कर है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी नॉर्मल ऑफ द पाम ऑफ प्लेन। ये देखिए ये चीज आ गई ना, आ गई, बिल्कुल वही आ रही है। तो यहां फील्ड क्या होगा, db इस लाइन पर लंबवत ऊपर की तरफ। ऐसे ही हम सिमेट्रिकली दूसरा अल्पांश लेंगे, इसके कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, dv आएगा। तो सिमेट्रिकली अगर यहां ये ऊपर है तो उसका फील्ड ऊपर आ रहा है, तो यहां उसका अपोजिट हो गया, तो यहां फील्ड भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल सकते हैं फिर इससे लगा के ऐसे। ठीक है, फिर उस केस में ये ऐसा आएगा, नीचे जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, फिर इसको ये करंट ऐसे आएगी और ये एंगली ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, यूं, तो इस पर नॉर्मल आएगा, फिर ऐसे ही यहां पर ऐसे नॉर्मल आएगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर ये क्लियर हुई बात। आइए अब यहां पर dl का फील्ड कितना है, db, और यहां पर इस dl का फील्ड कितना है, db। आइए
अब ये जो एंगल है फाई जिसे माना हुआ है हमने, ये है इस एक्स और डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण फाई। हमने क्या किया, इस लाइन पर जो अक्ष है इस पर एक नॉर्मल डाल दिया, ये देख लो। तो ये जो एंगल है यहां पर, ये कितना हुआ एंगल 90 डिग्री का। और ये डीबी ये क्या है, ये इस पर नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल कितना हमारे पास फाई है और ये एंगल कितना है पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम, ये कितना होगा 90 माइनस फाइव, और ये पूरा एंगल कितना है 90 है। तो अगर 90 माइनस फाइव में हम फाइव जोड़ेंगे तो ये तो 90 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल कितना होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। आइए, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये एंगल, मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि अगर ये एंगल फाई है तो यहां पर ये एंगल भी फाई होगा। इसे हम कैसे समझें, चलिए अब यहां पर dB को हम डिकम्पोज करके देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इस कुंडली के मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा और कौन से कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, योगदान नहीं देंगे। तो यहां पर देखें ये dB हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने कई बार रिपीट कर किया है आपके साथ, बताया भी है आपको कि याद करने का तरीका है कि अगर आप वेक्टर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस एक्सिस के अलोंग, उस अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा। तो कितना एंगल है यहाँ पर फाई है, तो जाएगा इधर डीबी कॉस फाई, और दूसरी साइड होगी इस साइड का नॉर्मल, वो जाएगी डीबी साइन फाई। इतना याद रखेंगे आप। तो ये डीबी कॉस फाई कंपोनेंट हो गया और ये हो गया डीबी साइन फाई। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस डीबी को क्या करेंगे, यहाँ पर वियोजित करेंगे, तो इधर आएगा ये डीबी साइन फाई और ये हो जाएगा इधर डीबी कॉस फाई। ये मैं समझा दिया है कि कैसे डीबी कॉस फाई है, कैसे डीबी साइन फाई है। अब यहां पर जो दो कंपोनेंट हैं, ये डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इनका जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जो इस अक्ष के लंबवत कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, वो इस कुंडली के मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन करने वाले नहीं है। उनको हम सबको, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो कौन से कंपोनेंट बच रहे हैं यहाँ पर, ये कंपोनेंट बच रहे हैं डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई। अब दो इस बार लिखा हुआ है क्योंकि ये इस अल्पांश का फील्ड है डीवी साइन फाई, और ये जो डीएल है ये अल्पांश का फील्ड है। अब ये जो हमारे पास कॉइल है ये तो ऐसे अनंत अल्पांशों से मिलकर बनी मानी जा सकती है। तो सारे क्या होंगे, डीएल साइन फाई, डीएल साइन फाई, डीएल साइन फाई। हम अनंत डीएल साइन फाई ले रहे हैं और सबको जोड़ दें। तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमें इस कुंडली का इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। और डीएल साइन फाई कहां है, सारे क्या हैं, इस बिंदु पर बाहर की तरफ है या केंद्र से बाहर की तरफ है। तो जो नेट चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो इस बिंदु पर कुंडली से बाहर की तरफ और अक्ष के अनुदिश आएगा। तो हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि यहां पर जो कुल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायो सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी अल्पांश के कारण जो फील्ड होगा, ये डीवी डैश मान लीजिए आप, ये कितना हो गया डीवी डैश। तो बायो सेवर्ट के नियम से किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीवी डैश क्या होगा, डीवी साइन फाई। यहां पर क्लियर, क्योंकि हमने डिकम्पोज किया हुआ है, तो ये क्या हुआ डीवी साइन फाई। अब यहां पर हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में कि जो डीबी है बायो सेवर्ट के नियम के हिसाब से वो क्या था, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखेंगे आप, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। आइए अब ये थीटा 90 कैसे होगा इसे समझे हम। तो जो हम पढ़ते हैं कि जो थीटा ये किसके बीच का एंगल है, यहां पर ये फाई तो आर और अक्ष के बीच का एंगल हो गया। जो थीटा होता है वो इस अल्पांश और आर के बीच का एंगल होता है। देखेंगे यहां पिछली क्लास को ऐसे, ये हमारे पास अल्पांश था dl और ये था हमारे पास पॉइंट P और ये ऐसे मिल रहा था, तो ये एंगल था हमारे पास थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस थी हमारे पास r। तो r और dl के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो यहां पर r ये है और dl ये है, ठीक है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बोलते हैं सर ये एंगल तो 90 हो ही नहीं रहा है इस तरह से, तो ये वाला एंगल नहीं है, ये आई 2D में है। एक्चुअल फिगर कौन सी है हमारे पास, 3D। तो क्या करेंगे आप, ऐसे लिख लें इस तरीके से, ये क्या हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कॉइल है ऐसे, है ना, और ये है आर वेक्टर। तो
और डीएल इधर है ऐसे, ये डीएल है, ये मान लीजिए ये मार्कर क्या है, डीएल हो गया, ऐसे ऐसे ये डीएल है। तो ये जो एंगल होगा ये इस तरह से मान सकते हैं आप, इसको इस तरीके से, ये इस तरह मान लीजिए, ये सेगमेंट हो, ये हो गया डीएल, ये पीछे वाला, और ये क्या होगा आर वेक्टर। अब इसको कहीं भी कर लीजिए आप, ऐसे तिरछा कर लीजिए, तो ये जो एंगल होगा ये ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री का होगा। डीएल ये है ना भाई पीछे वाला मार्कर, और ये क्या है आर है, ऐसे ही तो है तिरछा, ऐसे ही रखा हुआ है ऐसे। तो ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 आएगा ना। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर 90। तो और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो डीबी इक्वल टू आई डी एल साइन 90 हो जाएगा, और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हो गया डीबी इक्वल टू के आई डी एल साइन 90, कितना हो जाएगा यहां से 1। अब क्या करेंगे आप, इस डीबी की वैल्यू इस समीकरण पुट करेंगे, तो क्या मिला हमें डीबी डैश इक्वल टू के आई डी एल साइन फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फाइव साइन फाइव तो पहले से ही है, केवल हमने यहां पर डीबी की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, तो ये मिल गया हमें। अब इस हम साइन फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो इस ट्राइंगल में आइए आप, ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा है ए सी पी। तो ए सी पी में ये क्या है एंगल है, तो ये क्या हुआ लंब, ये क्या हुआ आधार, और ये क्या हुआ कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, या साइन फाई क्या होगा यहां से, साइन फाई होगा लंब बटे कर्ण, यानी आर अपॉन स्मॉल आर, या आर अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन फाई इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या साइन फाई आ गया, साइन फाई की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो जाएगा डीबी डैश इक्वल टू के आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी है, साइन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यहां पावर कितनी है 1/2, यहां पावर कितनी है 1, इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा डीबी डैश इक्वल टू के आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो फील्ड आया हमारे पास, ये जो फील्ड आया ये किसके कारण आ रहा है, एक अल्पांश के कारण फील्ड आ रहा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सभी अल्पांश के कारण फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इन सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे, तो जब इन सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो हमें इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। अभी हमने देखा था कि एक अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी डैश है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, के आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो कुंडली है वो ऐसे अनंत अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, तो क्या करें हम, इन सभी अल्पांशों के मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दें। तो क्या करेंगे हम, जोड़िए सबको, तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा B इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी डीबी डैश, या सिग्मा के बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है के आई आर, सिग्मा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये सिग्मा डी एल यानी जितने भी अल्पांश हैं सबको जोड़ेंगे आप, तो जब सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस परिधि की लेंथ के बराबर, डीएल 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 जोड़ते चले जाओगे आपको। ठीक है, तो जब आप सारे डीएल को जोड़ते चले जाओगे तो क्या मिलेगी आपको, इस वृत्त की परिधि मिलेगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो B इक्वल टू के आई आर, और ये जाएगा यहां पर 2πr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। इसको आगे सॉल्व कर दें तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, ये के आई 2πr स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर पाई आर स्क्वायर को आप इस कुंडली का एरिया लिख सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्योंकि कुंडली क्या है, वृत्तीय कुंडली है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो B इक्वल टू के आई 2a
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हुआ कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका? KI2A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और मान लीजिए अगर इस कुंडली में n फेरे हैं, कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। यदि कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में n फेरे हैं, तो जो ये फील्ड होगा वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो B इक्वल टू KN या 2NIA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। के वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2NIA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और फिर दिशा क्या होगी? तो यहां पर ये dB sin phi क्या है? सारे क्या हैं? इस अक्ष के अलोंग है, इस अक्ष के अनुदिश हैं। तो इसलिए इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस केंद्र से बाहर की तरफ और अक्ष के अनुदिश होगा। क्लियर हुई बात? तो ये था कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है कि इस कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2NIA एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हम इस रिजल्ट से भी अब देखेंगे। तो यहां पर देखें, स्थिति फर्स्ट है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे आप, तो जो C और P के बीच की दूरी है x, ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट P यहां से यहां आ जाएगा। तो उस स्थिति में x का मान 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। और आप इस x इक्वल टू 0 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पुट कर देंगे यहां पर, तो x क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखें, म्यू नॉट 2NIA 4πr स्क्वायर 3/2 3/2 और 2 से 2 क्या जाएगा? ये कैंसिल आउट। तो बचेगा म्यू नॉट 2NIA 4πr³। अब क्या करें आप, जो A है ये क्या है? ये इस कुंडली का एरिया है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? πr², क्योंकि कुंडली कैसी है? वृत्तीय कुंडली है। तो A इक्वल टू πr², वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, और ये r² से r3 की 2 पावर कट जाएंगी, एक पावर बचेगी। एक और पावर बची यहां पर, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2r। ये फील्ड आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये फील्ड कहां पर है? केंद्र पर। और ये हमने पिछले जो हमारी पहली एप्लीकेशन थी वहां भी निकाला था रिजल्ट कि किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ये आ गया म्यू नॉट NI अपॉन 2r। ठीक है, लेकिन जब केवल ये क्वेश्चन आए बोर्ड में कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आप इस मेथड को अप्लाई ना करें। आप सिंपल, जैसे मैंने बताई थी पहली एप्लीकेशन कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे फाइंड करें बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, तो आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। और करंट क्या होगी इसकी? ये कुंडली का तल है, कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी प्रेक्षक की ओर। प्रेक्षक कहां होगा? इधर की तरफ है, तो प्रेक्षक की ओर। अब हम स्थिति 2 पर विचार करेंगे कि जब बिंदु P कुंडली से बहुत अधिक दूरी पर हो, तो उस समय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और कुंडली का व्यवहार कैसा होगा। तो देखिए, हमने निकाला हुआ है कि कुंडली के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? म्यू नॉट 2NI A अपॉन 4π x² प्लस r²
की पावर 3/2, और जब बिंदु P अधिक दूरी पर होगा तो उस समय x जो है वो r की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो उस स्थिति में आप x के कंपैरिजन में r को छोड़ देंगे या r को 0 मान लेंगे। तो r को छोड़ दें यहाँ पर तो क्या बचेगा, x की पावर 2 और होल पावर 3/2। तो देखिए b इक्वल टू म्यू नॉट 2NIA 4πx², 3/2। r का जो टर्म था वो वैनिश हो गया है, वो खत्म हो गया है। अब यहां से 2 की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ये होगा म्यू नॉट 2NIA अपॉन 4πx³। यहां पर जो क्वांटिटी है NIA, इसे हमने m लिख दिया है, बाकी एक्सप्रेशन ज्यों है तो म्यू नॉट 2m अपॉन 4πx³। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही हो गई, अक्ष का अनुदिश और प्रेक्षक की ओर। आप यहां पर खड़े हैं, प्रेक्षक यहां पर खड़ा हुआ है, तो प्रेक्षक की ओर, क्योंकि करंट क्या बह रही है, वामावर्त दिशा में, और करंट अगर दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगी तो दिशा अक्ष का अनुदिश होगी और प्रेक्षक से दूर की तरफ होगी। अब यहां पर जो ये m है, ये क्या है, ये m, इसका मान कितना है NIA, और इसे हम कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर हुई बात। अब ये जो कुंडली है, जब कुंडली से हम बहुत अधिक दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे तो कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, यानी इसके दो पोल होंगे, दो ध्रुव होंगे, एक इसका नॉर्थ पोल होगा और एक इसका साउथ पोल होगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो प्रेक्षक के सामने वाला, अगर प्रेक्षक खड़ा हुआ है और प्रेक्षक के लिए धारा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्रेक्षक के साइड वाला जो फेस होगा कुंडली का, वो एन पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जो दूसरा सिरा होगा दूसरी तरफ वाला, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और मान लीजिए करंट दक्षिणावर्त दिशा में फ्लो हो रही है, तो प्रेक्षक की ओर वाला जो फेस होगा कुंडली का, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और प्रेक्षक से दूर दूसरी ओर वाला जो सतह होगी या जो फेस होगा कुंडली का, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हमने देखा आज बायो-सेवर्ट लॉ की सहायता से कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, और फिर हमने उस चुंबकीय क्षेत्र के रिजल्ट को विश्लेषित किया, और दो हमने स्थितियां देखी, एक कुंडली के केंद्र पर और दूसरा कुंडली से बहुत अधिक दूरी पर। तो ये दो एप्लीकेशन थी बायो-सेवर्ट लॉ की। आपकी बुक्स में 3 एप्लीकेशन दे रखी होंगी कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। तो वो जो एप्लीकेशन है वो बायो-सेवर्ट लॉ के जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में बायो-सेवर्ट लॉ से आपको लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, वो फाइंड करना है आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के लॉ से। मेरी बात समझ आई है? तो आज तक यहीं तक, थैंक यू।